हे गाइस, वेलकम टू अवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में सीटेट 2020 के लिए और आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए एक और बाल विकास मॉक टेस्ट नंबर 4 लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम फिर से टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है? इंदिरा गति अवस्था से, यहाँ पे इंद्रिय होगा, मूल संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। क्या राइट आंसर होगा? एक तरह से पूर्व प्रत्यात्मक काल का हम और किस दूसरे नाम से जानते हैं वो पूछा जा रहा है। क्या राइट आंसर का सभी को पता होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और ये चारों अवस्थाएं थी जीन पियाजे ने दी थी। जीन पियाजे ने इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत चारों अवस्थाओं की बात की गई थी, जिसमें से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती थी ये 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे इसके अंतर्गत आते थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक, या फिर मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक? ये किस प्रकार की उसके अंदर मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है उसके अंदर? क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? आंतरिक अभिप्रेरक। यानी वो सिर्फ नाम और प्रशंसा के लिए, वो कोई भौतिक चीज पाने के लिए नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं चाहती कि उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए, ये नहीं। कोई दैहिक भी नहीं, कोई मनोवैज्ञानिक भी नहीं होगा। अगर कोई होता कि पैसा, कोई गाड़ी, इस सब के लिए होता तो हम कहते हैं कि बाह्य अभिप्रेरक, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो राइट आंसर होगा आंतरिक अभिप्रेरक। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कि क्रिया प्रसूत अनुकूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, या फिर कोहलर? ये सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा स्किनर ने दिया था। और सिद्धांत का मैंने आपको लिए 2 वीडियो भी कंप्लीट करा है, सभी सिद्धांत कवर किए। तो अब नहीं, अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ा है तो आप देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कि अल्बर्ट बंडूरा ने निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? देखिए फिर से एक हमारे सिद्धांत का क्वेश्चन आ गया। तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है बाल विकास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उधर से आपको देखना है। तो राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, जबकि विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और दूसरा है जो विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत, ये किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। ठीक है, ये भी आपको बताया था। और एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को मैंने पूरे विस्तृत रूप से आपको समझाया भी। इसने टोटल 8 अवस्थाएं दी थी, मृत्यु से लेकर जन्म तक की। एक व्यक्ति के जीवन में 8 अवस्थाएं होती हैं। उन 8 अवस्थाओं के बारे में आपको बहुत ही छोटी सी कहानी से आपको क्लियर भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तनाव का नियम, या फिर अभ्यास का नियम? थॉर्नडाइक वाली वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट किया था। तो इसमें से तनाव का नियम नहीं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम जो है थॉर्नडाइक के जो मूल नियम था, थॉर्नडाइक ने जो प्राथमिक नियम दिए थे उससे संबंधित, जबकि गौड़ नियम के अंतर्गत 5 नियम बताए थे। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। यहाँ पर गलत कथन हमें चुनना है। कोई 3 वंशानुक्रम के संबंध में सही होंगे और एक आपका गलत होगा। तो क्या राइट आंसर होगा? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, जब आपको वंशानुक्रम और पर्यावरण से संबंधित टॉपिक से सारे क्वेश्चंस करवाए थे। उस वाले वीडियो, उन 2 वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद, ये सारी चीज़ें जो वंशानुक्रम से रिलेटेड नहीं होती, ये सारी चीज़ें तो हमारे वातावरण से रिलेटेड होती हैं। यानी बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसकी जो रुचि है, उसकी पसंद नापसंद उसके जन्म से प्रारंभ नहीं होती। वो जिस वातावरण में रहता है उसके आसपास के माहौल देखकर ही उसकी रुचि, यानी वो जिस माहौल में रहेगा, जैसे वो अगर उसके घर में डॉक्टर है, उसके मम्मी पापा, तो उसकी हो सकता है उसकी जो रुचि होगी वो डॉक्टर या मेडिकल लाइन में ही हो। मतलब मैक्सिमम ये चीज़ देखी जाती हैं। यानी अपने आसपास जैसे संसाधन होते हैं, बच्चों की रुचि भी वैसी हो जाती है, वैसे वो चीज़ें करना चाहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? तत्कार, मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षा, या प्रश्न एवं खेल? क्या राइट आंसर होगा 7 का?
तो राइट आंसर क्या होगा? अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने या फिर वुडवर्थ ने? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा कोहलर ने दिया था सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत। इस सिद्धांत को अंतर्दृष्टि के सिद्धांत भी कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण? क्या राइट आंसर होगा? ये क्वेश्चन में आई थिंक मैंने करवाया हुआ है आपको। क्या सीखना है, क्या चीज होगी इसके आंसर? राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा, या प्रेरणा जो है ये एक नियमित करने की प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कि विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना? क्या राइट आंसर होगा विस्मृति के संबंध में? विस्मृति मतलब भूलने की जो प्रक्रिया होती है, अगर हम भूलें ना तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सीखने में और कमी कर देनी चाहिए, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि अपनानी चाहिए, स्मरण करना कम करना चाहिए या फिर पाठ की पुनरावृत्ति? देखिए, हम चीज़ें ना भूलें तो इसके लिए पाठ की पुनरावृत्ति है। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि हमें क्या, अगर चीज़ें पढ़नी है तो बार बार रिवीजन करते रहे, मल्टीपल रिवीजन करें, तो उससे क्या होगा, हम चीज़ें भूलेंगे। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो कोई टॉपिक आप 3 से 4 बार से वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आप भूलेंगे नहीं जल्दी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10th का सी ऑप्शन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं? निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। विद्यार्थियों का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं या सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं? क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? जैसे कि मैं भी कभी, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैं भी आप लोगों के साथ कभी कभी करती हूँ। अगर आपके मार्क्स कम भी आए लेकिन तब भी मैं आपको एक सकारात्मक रिप्लाई करती हूँ कि अच्छे हैं और प्रैक्टिस करिए और पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आप लोगों के अंदर एक सकारात्मक विश्वास उत्पन्न होता है और आप सोचते हैं कि हम कोई बातें हम फिर से और अच्छा करेंगे और मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चे जो सीखने के उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो सीखना बंद कर देते हैं, दबाव में आ जाते हैं या किसी रूप में प्रभावित ही नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कि एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए, उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, बच्चों की समस्या के बारे में सृजनाभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर बच्चों की समस्या का समाधान करना, कि बच्चों को सक्षम बनाना है, तो उसे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन ऑप्शन जितने पढ़ लीजिए एक बार फिर से। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों की जो समस्या है उसके बारे में सृजनाभूत अनुमान लगाने, मतलब बच्चों की जो समस्या है अपने आप टीचर जान ले कि आखिर बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हो रही हों, और बच्चे जो बहुविकल्प को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कि वह विधि जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि के, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि या फिर अंतर्वैयक्तिक विधि के? क्या राइट आंसर होगा? यानी ऐसी विधि जिसमें बच्चे अपने खुद के स्वपहल खुद काम करें और प्रयास सारी चीज में शामिल हो। तो क्या होना चाहिए? निगमनात्मक विधि आपको पता है, निगमनात्मक सबसे पहले तो नियम दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उसके उदाहरण दे दिए जाते हैं, उससे सामान्यीकरण ये सब किया जाता है। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, यानी चाइल्ड सेंटर्ड विधि हो हमारे, बच्चा उसमें केंद्रित में रहे। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है?
जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो क्या इसके संबंध में क्या चीज़ सही होगा? संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, या फिर ऑप्शन डी कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। क्या राइट आंसर होगा? फिर से स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए और ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा कि संज्ञान और जो संवेग होते हैं अलग नहीं होते। जैसे कि संवेग क्या होते हैं, जैसे कि रोना, सोना और हंसना, खुश होना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित कर, जैसे कि अगर हम बहुत दुखी हैं तो क्या होगा, हमारे दिमाग में क्या होगा, नकारात्मक ख्याल आ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। ये भी क्वेश्चन आपको करवाया है मैंने समाजीकरण वाले वीडियो में। तो समाजीकरण माध्यम क्या होगा? प्राथमिक। तो राइट आंसर होगा परिवार। जबकि विद्यालय वगैरह जो हो गया, सरकार, जो भी चीज़ है, हमारा समाज जो हो गया, ये हमारे दूसरे या कह सकते हैं गॉड माध्यम हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। जीन पियाजे ने क्या बोला था? क्या राइट आंसर का ऑप्शन फिर से एक बार अच्छे से आराम से पढ़ लीजिए। तो राइट आंसर होगा कि बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई 5 साल का बच्चा है और कोई जो है 20 साल का व्यक्ति है, तो दोनों की जो मात्रा होगी ना, उनकी बुद्धि की मात्रा वो बराबर होगी, बस अंतर ही होगा उनके गुणों के अंतर। मतलब 5 साल का बच्चा जो होगा वो कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता होगा, जबकि 20 साल का बच्चा जो व्यक्ति होगा वो कुछ दूसरे विषय के बारे में सोचे। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते किसी की बुद्धि कम है, ये नहीं कह सकते कोई बच्चा जो छोटा है उसकी बुद्धि कम है और कोई बहुत बड़ा है तो उसकी बुद्धि ज़्यादा है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा, या फिर एक जैविक निर्धारक है। क्या सही होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है। याद रखिएगा, जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक व स्व। सेकेंड नंबर शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक व्यक्तित्व एवं स्व। ऑप्शन डी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो विकास के आयाम यही तो होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था सबसे सेकंड वीडियो जो होगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये सारे जो होते हैं विकास के आयाम होते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। या फिर बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। या फिर ऑप्शन डी कि बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। क्या राइट आंसर होगा 19 का? तो 19 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन पढ़ लीजिए आराम से। 19 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी बुद्धि जो बहुआयामी है, यानी बुद्धि का कोई एक आयाम निश्चित नहीं है, बुद्धि के बहुत सारे आयाम है। और याद रखिएगा जो हमारे गार्डनर थे, गार्डनर भी बुद्धि के संबंध में शायद बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था, ठीक है।
फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। तो यह कथन क्या है? ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। बी ऑप्शन की ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति के वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। या फिर ऑप्शन सी कि ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। या फिर ऑप्शन डी कि ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। सारे ऑप्शन फिर से आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सारे जो ऑप्शन इनको दोबारा एक बार और पढ़ लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वातावरण और आनुवंशिकता वाला आपको जब चैप्टर के क्वेश्चंस करवाए थे 2 वीडियो में, प्रीवियस ईयर सभी एग्जाम में जो आए थे, चाहे वो एफटेट का मतलब किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का हो, एफटेट का हो, रीट का एग्ज़ाम हो, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यानी अब किसी व्यक्ति का अगर हमें जीवन, जो व्यक्ति का जो आकार देने में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के बराबर हम मतलब 50-50% भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एकदम एक्सैक्ट नहीं पता है, लेकिन हाँ दोनों की भूमिका होते हैं, ये हमें बिल्कुल कन्फर्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कल आपकी साइंस की क्लास नहीं हो पाई थी, बहुत सारे लोग हो सकता है इंतजार कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा मुझे काम पड़ गया था। अब क्वेश्चन नंबर 21 कि एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो वो प्रक्रिया कौन सी? सीखना, विकास, परिपक्वता या फिर समाजीकरण? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया होती है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 22 कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन या फिर भाषा? पियाजे ने किसको ज्यादा महत्वपूर्ण कारक बताया इस संबंध में? आप लोग इतने ज़्यादा क्वेश्चन से बोर तो नहीं होते हैं 30 क्वेश्चंस में? कमेंट करके बता दीजिए कि मैं कितने क्वेश्चंस रखूं। अगर आपको ज़्यादा लगते हो तो मैं कम कर दूंगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भौतिक विश्व के साथ अनुभव जो होते हैं वो हमारे विकास में काफ़ी भूमिका निभाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 कि पूर्व संज्ञानात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन या फिर अमूर्त चिंतन की योग्यता? क्या राइट आंसर होगा? आराम से समझ लीजिए, पूर्व संज्ञानात्मक काल की बात की जा रही है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था पूर्व संज्ञानात्मक काल के विषय में, कि पूर्व संज्ञानात्मक काल की जो अवस्था होती है ये 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों की होती है ना। तो 2 से 7 वर्ष के बच्चों के हिसाब से आप समझ लीजिए क्या ऑप्शन सही होगा। क्या बच्चे 2 से 7 वर्ष वाले अमूर्त चिंतन कर पाएंगे? ये तो होगा नहीं। फिर अभी कल्पना अगर निष्कर्ष चिंतन, क्या वो निष्कर्ष चिंतन निकाल सकें? चिंतन वाली चीजें आएंगी बच्चों के अंदर? ये तो होगा ही नहीं। तो फर्स्ट अगर देखिए लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता, मतलब उनको जो उनके अंदर ये चीज भावना होगी कि वो जो उनका लक्ष्य है वो लक्ष्य निश्चित करके वो वैसा ही व्यवहार करें। अभी इतने बड़े नहीं है कि अपने लक्ष्य को निधारें, अभी तो बहुत 20-20 साल के लोग जाते हैं, लड़के लड़के हो जाते हैं, फिर भी उनको नहीं पता कि उन्हें आगे क्या करना है। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा है वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता रख लेता है। जैसे इस समय कोई बालक है, अगर वो कुछ काम करना चाहता है, कुछ शैतानी उसको करनी है, तो वो क्या करेगा? उसके दृष्टि में तो वो काम अच्छा है, यानी जो शैतानी करने वाला वो तो अच्छा है, लेकिन उसे ये पता है कि अगर मैं ये करूँगा तो उसकी माँ उसको मारेगी। तो इसका मतलब है कि उसे अपनी माँ के दृष्टिकोण में वो चीज़ गलत है। तो मतलब ये कि उसके समझने की योग्यता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? आपके ऑप्शन है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है,
सेकंड, नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। या फिर ऑप्शन सी, सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा है। या फिर ऑप्शन डी, दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है और किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो, तो हमें ठीक जोड़े का मिलान करना है। जो हमारे कोलबर ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत ये सारे संप्रदाय ये सारी चीजें बातें बताई थी। तो ऑप्शन को फिर से समझ लीजिए। अगर आपने कोलबर के नैतिक विकास को काफी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आराम से कर लेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? या राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अच्छा लड़का व अच्छे लड़के अभिविन्यास जो है इसमें अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, इस वजह से कोई बालक जो होता है इस अभिविन्यास को अपनाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 कि वाइगोत्स्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। देखिए, व्यक्तिगत वाक याद होगा, मैंने कल लास्ट जो आपको हिंदी का सैटरडे को हिंदी के मॉक टेस्ट करवाया था उसमें भी क्वेश्चन इसी टाइप से आपसे पूछा गया था। उसमें बोला था कि कोई लड़की अपने आप से काम करते हुए बात करती है, ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना, तो उसमें यही चीज़ आई थी। आज देख लेते हैं इस चीज़ को भी। क्वेश्चन के वाइगोत्स्की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है? यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा उपयोग करते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्ध होते हैं इसलिए उन्हें प्रेरणा के निर्देशन की आवश्यकता होती है, या फिर स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। वो अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा, मतलब स्वयं को निर्देशित करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, स्वयं से बात करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरह से अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। फिर क्वेश्चन नंबर 26 कि व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है। आपके ऑप्शन से सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, या फिर सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। क्या राइट आंसर होगा? देखिए, सीखने का अगर पक्षों की बात की जाए तो सीखने के जो पक्ष होते हैं बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो संज्ञानात्मक पक्ष होता है, एक भावात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है। मनोवैज्ञानिक कोई पक्ष नहीं होते, केवल 3 ही पक्ष होते हैं। क्रियात्मक क्या, मतलब कोई कार्य करने से, इसे कौशलात्मक पक्ष भी बोलते हैं, कोई कार्य करने से संबंधित है। ठीक है, कार्य में कोई व्यक्ति कौशल है, मतलब उसे कुशल है, तो वो सीखने के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। कोई व्यक्ति जो अपना बहुत अच्छे से दिमाग का प्रयोग करता है, कोई अच्छे अच्छे उसके दिमाग में ख्याल आते हैं, क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, तो वो संज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड होगा। भावात्मक मतलब है कि वो दूसरों की बातों को बहुत आसानी से समझ लेता है, दूसरे क्या कहना चाहेंगे, उसका क्या प्रतिक्रिया देंगे, इस चीज़ को समझ लेता है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाता है। तो ये सारी चीजें भावात्मक पक्ष से संबंधित है। या कह सकते हैं कोई बालक जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है तो वो क्या होगा, वो से संवेगात्मक पहलू ये भावात्मक पक्ष से संबंधित होती है। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 कि एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है। सेकंड, जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे वह बिना एक दूसरे के सहयोग में व्यक्तिगत रूप से सीखे। ऑप्शन सी, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। या फिर ऑप्शन डी, जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। क्या राइट आंसर हो? एक अच्छे विद्यालय, एक आइडियल स्कूल की बात की जा रही है। ऑप्शन देख लीजिए सारे, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी प्रत्येक बालक का खुशी का अनुभव करे और बिना एक दूसरे के सहयोग में व्यक्तिगत रूप से मतलब हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जाए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, तो ये तरीका उपयुक्त नहीं है किसके लिए? समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए, या फिर प्रश्नोत्तर के लिए। यानी इन चारों में से कोई एक ऐसी विधि प्रयोग कर रहा है, अगर वो करना चाहता है तो अगर उसे बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है जो कि अच्छा है, लेकिन एक विधि के लिए वो चीज अच्छी नहीं है, वो कौन सी विधि होगी? क्या राइट आंसर होगा? समझ लीजिए फिर से।
तो राइट आंसर को प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में क्या होता है, हमें बच्चों को चीज़ दिखाई, चाहे वो चित्र दिखाने हो गया, कोई चीज़ बात जानकारी देनी है, तो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब यदि हम ये करें, हम एक एक बच्चों को दिखाएं, मतलब अगर क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को हम बुलाएं और फिर उसको दिखाएं, फिर एक बच्चे को बुलाएं फिर उसको दिखाएं, तो मिलते तो हमसे 30 से 45 मिनट ही मिलते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, क्योंकि सब बच्चों को तो ऐसा करके नहीं दिखा सकता ना। समूह वार्तालाप के लिए हाँ वो सही होगा कि जैसे कि हम किसी बारे में चर्चा करें, अब सब बच्चों से जल्दी से हमने एक फीडबैक ले लिया कि क्वेश्चन पुटअप कर लिया। प्रोजेक्ट विधि भी सही होती है, तो समूह में करते हैं, मतलब बाल केंद्रित विभाग हो सकता है, हेड बना सकते हैं बच्चों का, हम सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यार 28 का ऑप्शन सी सही हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा कि जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं क्या? अधिगम का धनात्मक अंतरण, ऑप्शन बी अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण, या फिर अधिगम का परम अंतरण। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन फिर देख लीजिए। क्वेश्चन था कि जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करे, यानी हम ऐसी चीज़ एक बार सीख लें और फिर वो चीज़ सीखी हुई चीज़ हमारी दूसरी जगह पे काम आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? अधिगम का धनात्मक, ऋणात्मक, क्या चीज़ है? शून्य अंतरण। तो या राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिगम का धनात्मक अंतरण होने। एक अंतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जा रहा है, एक धनात्मक रूप में। ऋणात्मक होता है अगर प्रयोग ना होता तो ऋणात्मक, अगर कुछ अंतर ना पड़ता, मतलब सीख ले उसका आगे ना, तो हमें ऐसा नहीं हो कि किसी दूसरी चीज़ पे वो बाधा बन गए, ना ही ऐसा हो कि वो उपयोग में आए, तो वो हमारा शून्य अंतरण हो जाता है। अब हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन, और मैं बता दूं कि कल आपकी क्या हो, कल आपकी CDP की क्लास होगी, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और कल के हम वीडियो में जो कई सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए, कथन दिए थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल का वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा और टाइम पर 7 बजे आपको आ जाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 कि एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, या फिर उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा अच्छे शिक्षक के संबंध में? तो राइट आंसर क्या होगा? फिर से सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए आराम से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सभी जो है शिक्षक के अच्छे गुण हैं। उसे विषय वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण बोलने में भी अच्छा हो, और विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखने वाला भी हो, ठीक है। जिससे हमारा आज के जो क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कल हमारे CDP की क्लास होगी इंपॉर्टेंट, यानी कि आज हमारा मॉक टेस्ट होगा, कल मैं एक क्लास लेती हूँ। और इसी तरह से हमारे हर यानी कि हफ्ते के सभी दिन हमारी क्लास होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और मैथ्स की भी क्लास होती है, आपको पता है। साइंस की आपको हर संडे क्लास होती है, और संडे वाली जो साइंस की क्लास है सभी एग्जाम्स के लिए, मतलब जहाँ आपके साइंस आते हैं और सभी एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे फ्रेंड्स जो आपके SSC की भी तैयारी कर रहे हैं, जो आपके KVS सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी आप इस वीडियो को सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का आपका स्कोर क्या रहा? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलती हूँ, मॉक टेस्ट अगर आपका है तो आपको स्कोर जरूर बताना, तो अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।